अब हम लोग बात करते हैं युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस की बात करते हैं। जैसा कि आप देख और जान रहे हैं कि देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ गैमीट, sperm and ovum in the gonad, गोनेड में टेस्टिस या ओवरी, नाउन एज गैमीटोजेनेसिस। जनन अंगों के अंदर, जनन अंगों के अंदर शुक्राणुओं या अंडाणुओं के अर्थात युग्मकों के वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग जीवों में है। नर के टेस्टिस के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, मादा के अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है, अर्थात युग्मक जनन गैमीटोजेनेसिस दो प्रकार का है। एक को शुक्राणु जनन कहते हैं और दूसरे को अंडाणु जनन कहते हैं। पुरुषों के विरसन के अंदर, टेस्टिस के अंदर शुक्राणुओं के वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। पुरुषों के विरसन के अंदर शुक्राणुओं के वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। शुक्राणु जनन दो चरण में पूरी होती है, स्पर्मियोजेनेसिस तथा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के अंत में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स या स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। स्पर्मेटोलियोजेनेसिस के अंत में मेटामॉर्फोसिस के उपरांत चलने फिरने वाला पूंछ वाला शुक्राणु बन जाता है। यह काफी लंबी और जटिल प्रक्रिया है। यह टेस्टिस की रचना है, टेस्टिस का टीएस है। जैसा कि बताया गया है कि टेस्टिस का जब टीएस काटा जाता है तो टेस्टिस शुक्राणु जनन नलिकाओं की बनी होती है, जिसके अंदर की दीवार
जनन उपकला ऊतक के कोशिकाओं की बनी होती है। इसी जनन उपकला ऊतक के कोशिकाओं में लगातार समसूत्री कोशिका विभाजन होते रहने से स्पर्मेटोगोनिया मातृ शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। अब यह मातृ शुक्राणु कोशिका आगे ग्रोथ फेज में जाती है, फिर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अर्थात प्राथमिक शुक्राणु कोशिका तथा द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। इसी द्वितीयक शुक्राणु कोशिका को स्पर्मेटिड्स कहा जाता है और इसी में कायांतरण के उपरांत शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। और शुक्राणु जनन की 3 अवस्था है: गुणन की अवस्था, वृद्धि की अवस्था, परिपक्वन की अवस्था। गुणन की अवस्था में जनन उपकला ऊतक की कोशिकाओं में लगातार समसूत्री कोशिका विभाजन होते रहने से स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। वृद्धि की अवस्था में स्पर्मेटोगोनिया भोजन पदार्थ का संचय करके विभाजन के लिए तैयार होती है। मैचुरेशन परिपक्वन की अवस्था में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के उपरांत सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। अब इसके बाद कायांतरण करके शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। यह शुक्राणु की रचना है। यह शुक्राणु की रचना है। 3 भाग है शुक्राणु का: हेड पीस, मध्य पीस, मिडिल पीस और टेल। हेड में सिर के अंदर एक बहुत बड़ा केंद्रक है और इसी केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। उसके बाद अगले भाग में एक्रोसोम है जो अंडाणु की दीवार को गलाता है। स्तनधारी के एक्रोसोम में हाइलो यूरिनिडेज नामक एंजाइम पाया जाता है। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया है जो ऊर्जा प्रदान करता है। पिछले भाग में पूंछ है जो तैर करके फैलोपियन नलिका में पहुंचने में मदद करता है। उसके बाद अंडाणु जनन की बात करते हैं तो स्त्रियों के अंडाशय अर्थात ओवरी के अंदर अंडाणु के वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को
अंडाणु जनन oogenesis कहा जाता है, कहा जाता है। स्त्रियों में अंडाणु जनन परिपक्वन की अवस्था प्राप्त करने पर 9 से 11 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है और रजोनिवृत्ति की आयु तक, मीनोपॉज की अवस्था तक 40 से 45 वर्ष की आयु तक चलती रहती है और उसके बाद अंडाणु जनन की प्रक्रिया बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और यह अंडाणु जनन मासिक चक्र के दौरान होता है। तब मनुष्य के स्त्रियों के जनन अंग की रचना है, यह फिम्बरी कहलाता है। इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, फैलोपियन नली कहते हैं। यह गर्भाशय है और यह वेजाइना का भाग है लास्ट, और यह भाग सर्विक्स का भाग है। और इसी के अंदर जो इंडोमेट्रियम की दीवार है, इसी के अंदर यह जो इंडोमेट्रियम की दीवार है गद्देदार, यहीं पर गर्भरोपण, भ्रूण तथा शिशु का विकास होता है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि यह ओवरी है और ओवरी को समझने के लिए इसको अलग बनाने का प्रयास किया गया है। अब देखिए, यह आउटर वॉल ऑफ ओवरी, अंडाशय की बाहरी दीवार है। अब इसको कहते हैं इनर वॉल, और अंडाशय के अंदर की दीवार जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इसी के अंदर समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा गोनिया का निर्माण होता है, अर्थात मातृ अंडाणु कोशिका का निर्माण होता है।
अब इसमें से जो आकार में बड़ी होती है यह बीच में आ जाती है, और जो आकार में छोटी होती है उसको चारों तरफ से घेर करके ओवेरियन फॉलिकल का निर्माण करती है। अर्थात इससे यह बनता है और यह है ओवेरियन फॉलिकल, और इसी ओवेरियन फॉलिकल के थीका इंटरना से ईस्ट्रोजेन नामक मादा हार्मोन निकलता है। धीरे धीरे इसके आकार में वृद्धि होती जाती है। इसके चारों तरफ ओवेरियन फॉलिकल का आकार बढ़ता जाता है। यहाँ भी ओवेरियन फॉलिकल का आकार बढ़ता जाता है और यहाँ भी ओवेरियन फॉलिकल के आकार में क्रमशः वृद्धि होती जाती है और यही ओवेरियन फॉलिकल मासिक चक्र के 14वें दिन, मासिक चक्र के 14वें दिन ओवुलूशन हो जाता है और इसके चारों तरफ यह ओवेरियन फॉलिकल है। मतलब अंडाशय की दीवार को तोड़ करके यह बाहर चला आता है और इस स्थान पर रक्त स्राव होता है। मतलब यह जो चला आया यह प्राइमरी oocyte है। इसका ओवुलूशन हुआ, अंडोत्सर्ग हुआ और कब? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन। अब यही यहाँ से निकला और यही अंडाणु इसमें फिम्बरी के रास्ते से पहुंच गया। अब इसको संक्षेप में ध्यान दें तो
यह जनन उपकला ऊतक की कोशिका है। अब इसमें विभाजन होगा तो इसमें केंद्रक है, इसमें भी 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 केंद्रक है। अब यह ग्रोथ फेज में जाएगा, ग्रोथ फेज में जाएगा और ग्रोथ फेज में इसका आकार बड़ा हो जाएगा और इसके बाद अब इसको जाना है मियोसिस की अवस्था में। और इस तरह से एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका का निर्माण होगा, दोनों के भीतर केंद्रक होगा। यह छोटी कोशिका पोलर बॉडी का निर्माण करेगी, यहाँ भी पोलर बॉडी का निर्माण होगा और जो सबसे बड़ी कोशिका होगी वह अंडाणु का निर्माण करेगी। तो इसको भी हम समझ लें कि यहाँ पर यह उसी तरह से जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू है या फिर इसकी कोशिकाएं हैं, यह 2n है और यह बनाती है ओगोनिया मातृ अंडाणु कोशिका। और यह ग्रोथ फेज की बात है और यह प्राइमरी साइट और यह सेकेंडरी साइट है। इसमें से एक एग का निर्माण करती है और मनुष्य का एग छोटा होता है इसलिए इसको ओवम कहते हैं। शेष यह तीनों पोलर बॉडी का निर्माण करता है और इसमें भी गुणसूत्र की संख्या n है और इसमें भी गुणसूत्र की संख्या n है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहला जो फेज है इसको मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन की अवस्था कहते हैं, गुणन की अवस्था। उसके बाद एक दूसरा फेज है जिसको हम लोग
ग्रोथ फेज या वृद्धि की अवस्था कहते हैं। और एक तीसरा फेज है जिसको हम लोग मैचुरेशन फेज या परिपक्वन की अवस्था कहते हैं। मासिक चक्र के दौरान दो अंडाशय के रहते हुए भी केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है। अगर किसी महीने अगर दायां अंडाशय क्रियाशील है तो अगले महीने वह अक्रियाशील निष्क्रिय अवस्था में रहेगा और अगले महीने बायां अंडाशय क्रियाशील होगा। अर्थात प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान केवल एक अंडाणु का निर्माण होगा और अंडोत्सर्ग की क्रिया मासिक चक्र के 14वें दिन होगी। यदि हम इस वीडियो का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो मानव जनन तंत्र को समझने सीखने में बहुत बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।